हेलो दोस्तों, रोजगार के जो अपना चैप्टर है इसमें अगला जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि किस तरह से रोजगार का स्ट्रक्चर बदला है। स्ट्रक्चर मतलब संरचना बदली है, कौन कौन से सेक्टर्स में किस किस तरह का रोजगार है, इसकी हम लोगों ने बात की थी। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कैसे बदला है उसकी बात नहीं की थी। ठीक है, क्या स्थिति है, किस सेक्टर में कितने लोग इन्वॉल्व हैं, वो सारी चीजें देखी थी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में। लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजों को थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात समझिए कि भारत में हम लोगों ने जो सेकंड चैप्टर था और थर्ड चैप्टर था इसमें पंचवर्षीय योजनाओं की बात की थी। और पंचवर्षीय योजनाओं के 4 उद्देश्य हमें दिखाई पड़ते थे। पहला होता था ग्रोथ, जिसको हम लोग बोलते हैं समृद्धि, की पूरा जीडीपी बढ़ जाए। दूसरा हमारा ग्रोथ ऑब्जेक्टिव था आधुनिकीकरण का, मॉडर्नाइजेशन का, पुरानी टेक्नोलॉजी को छोड़कर के नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करें। तीसरा था आत्मनिर्भरता का, सेल्फ रिलायंस का। आज भी आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, मोदी साहब ने भी अपना कुछ मन की बात में आत्मनिर्भर भारत की बात की। और जो चौथा उद्देश्य था वो था समता का, इक्विटी का, कि जो भी इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही है, अगर आर्थिक समृद्धि हो रही है, आर्थिक विकास हो रहा है, तो उसका जो फल है वो देश के सारे लोगों तक पहुंचे। ऐसा ना हो जाए कि कुछ लोग 10 हजार करोड़ रुपए के घर बना लें और कुछ लोगों को खाने का सामान भी ना मिले। इस तरह का, इतनी असमानता ना हो, इस तरह का प्रयास भी हमारे जो प्रारंभ की पंचवर्षीय योजनाएं थी उनमें रहा है। अब जो समता का पॉइंट है ना, ये 4 उद्देश्य हुआ करते थे। ठीक है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। अब चौथा जो उद्देश्य था समता, इसी में रोजगार इससे जुड़ा हुआ एक एस्पेक्ट है इसका। ठीक, कैसे? जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है मनरेगा, इसमें भी 100 दिन का रोजगार दिया जाए जिससे कि समता आ जाए, है ना। ऐसा ना हो कि इतना ज्यादा असमानता ना हो जाए। ऐसा भी नहीं है कि जो लोग वास्तव में उद्यमी हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उनको ज्यादा अच्छा फल नहीं मिलना चाहिए, ऐसा ना हो, लेकिन इतनी ज्यादा असमानता भी ना रहे। तो इस उद्देश्य के से ही जुड़ा हुआ है रोजगार। और समृद्धि हमारा पहला उद्देश्य हुआ करता था। और अभी हम लोग इस चैप्टर में, खासतौर से इस वीडियो में, समृद्धि और समता में रोजगार वाला जो पहलू है, इन दोनों को एक साथ देखने की कोशिश करेंगे कि किस सेक्टर में इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने कैसा परफॉर्म किया। तो देखने में हमें समझ में आता है कि समृद्धि या ग्रोथ की बात की जाए ना, तो भारत ने संतोषजनक रूप से परफॉर्म किया है। कई बार ऐसा लगता है कि बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है अभी भी, लेकिन आप देखेंगे खासतौर से 1991 के बाद जो आर्थिक सुधार किए गए थे उनका काफी अच्छा परिणाम हमें देखने को मिलता है। भारत में अर्थव्यवस्था ने काफी तेजी से गति पकड़ी। लेकिन जो दुखद है एस्पेक्ट वो ये है कि ग्रोथ तो अच्छी होती रही, कभी कम भी हुई, कभी ज्यादा भी 1980 में, और बीच बीच में कभी ऐसा भी हुआ कि नकारात्मक भी चली गई। 1965 में भी पाकिस्तान से युद्ध हुआ था तो उस साल भी नकारात्मक हो गई। इस साल कोविड-19 की वजह से तो एक क्वार्टर में 24% नीचे चली गई, जो अभी तक इतिहास में नहीं हुआ कभी। और कोविड-19 वाला एक अलग इशू भी है। तो ऐसी स्थिति में हुआ क्या है कि ग्रोथ फिर भी ऑन एन एवरेज काफी अच्छी हुई है। और उस प्रपोर्शन में, उस अनुपात में अगर आप एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ देखोगे तो बहुत ही कम रही है, 2% से भी कम रही है। औसतन आप देखोगे तो हुआ क्या है कि 1950 से 2010 तक का टाइम पीरियड अगर आप देखोगे तो उसमें जो एम्प्लॉयमेंट की समृद्धि दर है ना, वो 2% वार्षिक से भी कम रही है। ये लेस देन का चिन्ह है। ठीक, और जो ग्रोथ रही है वो सकारात्मक भी रही है और रोजगार सृजन की जो समृद्धि दर है उससे अधिक रही है। तो ऐसे में हुआ क्या है कि इसका मतलब क्या हुआ? इसी का जो मतलब है वो ये समझ लो आप, इसी को ऐसे बोल सकते हैं कि हम जो भारतीय है ना, हम लोगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन के बिना ही, ठीक है, रोजगार सृजन नहीं किया, उसके बिना ही हम अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने में सक्षम रहे। हमें ज्यादा लोगों को नौकरी देने की जरूरत नहीं पड़ी, फिर भी हमने गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ा दिया। अच्छी बात है क्या? एक तरह से आप देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे कम लोगों में ही ज्यादा काम कर ले रहे हैं, लेकिन बात है कि जो लोग छूट गए हैं ना, उनको रोजगार में नहीं है, तो असमानता उससे बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जो किसी भी देश के की स्थिरता के लिए काफी खतरनाक होता है। और अभी कुछ दिन पहले ऐसी रिपोर्ट्स भी आई थी कि भारत में 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। तो अभी तो स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई है उस दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे। तो यहां पर क्या समझ में आता है कि ग्रोथ में समस्या नहीं है, ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में समस्या नहीं है, लेकिन समस्या है रोजगार। अच्छा, और इसी में एक और चीज अगर आप देखोगे कि 1991 के जो आर्थिक सुधार हुए थे ना, उसके बाद से जो जीडीपी दर थी वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ी है। यानी कि सकल घरेलू उत्पाद और भी ज्यादा तेजी से बढ़ा, और जो एम्प्लॉयमेंट था वो और भी उसकी दर कम होती चली गई। यानी कि पहले से ही ऐसा था कि जीडीपी ज्यादा तेज बढ़ती थी, एम्प्लॉयमेंट रेट कम धीरे धीरे बढ़ रहा था। यहां पर क्या हुआ, 1991 के बाद से जीडीपी और ज्यादा तेज बढ़ गई और ये इसका जो वृद्धि दर था वो कम और हो गया।
तो उनके बीच में और ज्यादा गैप आ गया। क्या आ गया? और ज्यादा गैप आ गया। अच्छा, और इसी वजह से इंप्लॉयमेंट समृद्धि दर कम होने लगी, और इतनी कम हो गई कि जो हम लोग स्टार्टिंग में प्लानिंग का टाइम पीरियड अपने यहाँ देश में स्टार्ट हुआ था 1951-52 में, उस लेवल पर जाकर के पहुंच गई कि ग्रोथ इतनी कम है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के दृष्टिकोण से। और इसी के लिए बहुत ज्यादा कॉमन टर्म आजकल यूज किया जाता है जिसको बोला जाता है जॉबलेस ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ तो है, समृद्धि तो है, लेकिन रोजगार नहीं है, और इससे असमानता बढ़ रही होती है, और ये काफी ज्यादा दुख की बात है। अच्छा, इसी को हिंदी में हम लोग बोल देते हैं रोजगारहीन समृद्धि। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ? अब आपको ये समझना पड़ेगा कि भारत सहित जो भी बहुत सारे देश रहे हैं उनमें रोजगार को कैसे ज्यादा प्रोडक्टिव बनाया जाए और किस तरह से ज्यादा रोजगार सृजन किया जाए। तो इसमें ऐसा सोचा गया कि कृषि से आप हटा दो, एग्रीकल्चर में ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोग लगे हुए थे, जहां पे मैं काफी सफलता भी मिली। अगर आप 1972 और 73 का डेटा देखोगे तो लगभग 75% लोग ऐसे थे जो खेती पर आधारित थे, जो 2011 और 12 आते आते 50% से कम हो जाता है। इसका मतलब करीब 24-25% लोग अनुपातिक रूप से श्रमिक बल का 24-25% जो अनुपात था वो आपने कहां पर, सेवाओं में और उद्योग यानी कि इंडस्ट्रीज में शिफ्ट कर दिया, जो काफी अच्छी बात रही। लेकिन उसके बाद भी अभी भी बहुत ही ज्यादा लोग कृषि पर आधारित हैं। तो ये जो ध्येय था ना, वो ये था कि जो कृषि पर निर्भर लोग हैं उनको, उनके अनुपात को कम करो। कम कैसे कर सकते हो? आप बाकी जगह पर शिफ्ट कर दोगे। अच्छा, अब इस चीज में हम लोगों को सफलता मिली है, लेकिन जितना ज्यादा एक्सपेक्टेशन था उस हिसाब से उतना सफल नहीं रह पाए हैं। और रोजगार सृजन में ओवरऑल एक चीज और भी नकारात्मक मिलती है, वो आता है श्रम बल का इनफॉर्मलाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं अनियतीकरण। ठीक है, अभी मैं आपको वो पैड पर काम करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा अनियतीकरण का मतलब क्या होता है। देखो, नियतीकरण का मतलब होता है रेगुलर एम्प्लॉइज जिसको सैलरी मिल रही है। सारी बात हम लोग पहले स्टार्टिंग के वीडियोस में कर चुके हैं चैप्टर के, और इसमें आपको रेगुलर सैलरी मिल रही है। सोशल सिक्योरिटी है। सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि आपकी वृद्धावस्था में आपको जो भी समस्याएं आ रही होती हैं उसके लिए आपको इंश्योरेंस भी होता है, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह मिल जाता है। इस तरह की चीजें जिससे कि आपको अपना जीवन निर्वाह करने में कोई समस्या बहुत बड़ी ना आए, और आए तो उसके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से आपके पास चीजें मौजूद हों जो आपके जीवन को एक पॉजिटिवली सपोर्ट कर पाए। अच्छा, तो ये चीजें हटना स्टार्ट हो गई। तो तीन तरह से हम लोगों ने अपने यहाँ पर रोजगार को बांटा हुआ था। एक था सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो स्वनियोजित थे, अपना काम खुद से कर रहे थे, जिसमें सबसे ज्यादा लोग हैं, और पहले तो और भी ज्यादा लोग हुआ करते थे। दूसरा रोजगार था जो कैजुअल वर्कर्स का था, जिसमें कभी काम मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, सारे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, ये दूसरा क्षेत्र था। और तीसरा जो क्षेत्र था वो किसका था? रेगुलर एम्प्लॉयज का, जिन लोगों को पेरोल पर हैं, जिनको बाकी सारे एडवांटेजेस मिलते हैं। अब हुआ क्या है कि हमारे यहाँ जो किसको कितना रोजगार मिला हुआ है इसके लिए जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है, जिसको हम लोग बोलते हैं संघीय श्रम मंत्रालय, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ये रोजगार कार्यालयों से डेटा जुगाड़ती है, पता करती है कि कौन कितने कितने लोग। इसी रोजगार कार्यालयों को हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, देश में अलग अलग जगह पर है। और वहां से जो इनका डेटा निकल करके आया है ना, 2011 और 12 का अगर आप डेटा देखोगे तो भारत में लगभग 3 करोड़ लोग ऐसे हैं। कितने? मात्र 3 करोड़ लोग, जो लोग जिनको रेगुलर एम्प्लॉइज बोला जा सकता है। 2011 और 12 के डेटा बता रहा हूं, आज से कुछ 10 साल पुराना डेटा है, लेकिन तब भी समझिए कि 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कैसे रेगुलर एम्प्लॉइज हैं। और उसमें एक और थोड़ा दुखद कारण है, दुखद एस्पेक्ट अगर आप देखोगे तो वो ये है कि 1.8 करोड़ यानी कि लगभग 60% जो रेगुलर एम्प्लॉइज हैं वो तो पब्लिक सेक्टर में ही हैं। पब्लिक सेक्टर मतलब समझते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, या फिर पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जैसे ओएनजीसी है, बाकी भी और भी आते हैं जैसे एचएएल है। तो इस तरह की जो कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां, उसमें काम कर रहे हैं, या तो फिर सरकार के कर्मचारी हैं। तो भारत में रेगुलर एम्प्लॉयमेंट वाला सृजन प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा नहीं हुआ। प्राइवेट सेक्टर में है लेकिन बहुत ही कम लोगों के पास है, बाकी लोगों का इर्रेगुलर है, कैजुअलाइजेशन है। तो देखा यह गया कि भारत में धीरे धीरे जो कैजुअलाइजेशन होता है ना, अनियतीकरण होता है, बाकी सारे देशों में जैसे जैसे विकसित हो रहे होते हैं बहुत कम हो जाता है। भारत के साथ जो ब्रिक्स कंट्रीज हम लोग बात करते हैं, ब्राजील है ना, उसमें रशिया आता है, फिर इंडिया आता है, चाइना आता है, साउथ अफ्रीका आता है, इसमें हम लोग बहुत पीछे हैं। अगर कैजुअल वर्कर्स के टर्म्स में आप बात करोगे तो हमारी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। काफी तेजी से कम होना चाहिए था और कम नहीं हुआ, थोड़ा बढ़ और गया है। तो इस समस्या को हम लोग बोलते हैं क्या? श्रम बल का अनियतीकरण या कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। तो एक ये भी समस्या है। अच्छा, अब एक और बात आपको इसमें समझ में आएगा कि होता क्या है इससे। ये तो मैंने व्यक्तिगत अनुभव में भी देखा है, मेरे जीवन में सीधे सीधे तौर पर नहीं हुआ, लेकिन मैं जानता था, मेरे कुछ मित्र थे। मैं आता हूँ कानपुर से, कानपुर में मेरी पढ़ाई हुई काफी 9 से 12 तक। एक कानपुर में स्कूल था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वहां से पढ़ा हूँ, सनातन धर्म विद्यालय पूरा नाम ऐसा था। कानपुर में एक लाल इमली नाम की मिल हुआ करती थी, और बहुत सारे, कानपुर को नॉर्थ इंडिया का हम लोग मैनचेस्टर कहते थे। मैनचेस्टर एक शहर है इंग्लैंड में, यूके में,
इंग्लैंड और यूके थोड़ा अलग है, आप अभी मान लो कि इंग्लैंड में है, और उसको वहां पर बहुत सारी क्या थी, कॉटन मिल्स थी, और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था तो वहां पर बहुत सारी कॉटन मिल्स की वजह से काफी पॉपुलर हो गया था। भारत का मैनचेस्टर हम लोग अहमदाबाद को कहा करते थे, क्योंकि अहमदाबाद में बहुत सारी मिल्स हुआ करती थी। और ऐसा हुआ 1980 का दशक जब आया तो इसके स्टार्टिंग से ही बहुत तेजी से मिल्स बंद होना स्टार्ट हो गई। मुंबई में तो मिल्स बहुत तेजी से बंद होने लगी। अहमदाबाद में जो मिल में काम करने वाले वर्कर्स थे उनकी यूनियंस बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी, और मिल्स को कई बार बंद होने में बहुत समय लगा, दशकों तक का समय लगा, 10 साल में धीरे धीरे करके बंद हो पा रही प्रोसेस। और करीब 1.5 लाख लोग थे जो इसमें काम कर रहे थे। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया, मिल्स बंद हो गई। अब मिल नहीं चल रही तो आपको पैसे तो मिलेंगे नहीं। तो ऐसे में जिन लोगों को का परमानेंट जॉब था, जो लोग रेगुलर एम्प्लॉइज थे, जिनको मिल रहा है, जिनको वेतन मिल रहा है हर महीने, बाकी बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, उनको पता है कि हाँ जीवन भर वो ये काम करेंगे और उनको सैलरी मिलती रहेगी, तो आर्थिक रूप से काफी उनकी सुदृढ़ता थी। और मिल्स बंद होने के बाद से क्या हुआ, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मिडिल क्लास में थे, वो वापस से कहां पर, कैजुअल वर्कफोर्स का हिस्सा बनने को मजबूर हो गए। कानपुर में भी ऐसा कुछ लोगों के साथ हुआ था। जब कानपुर में मिल्स बंद होना स्टार्ट हुई तो वहां पर भी बहुत सारे ऐसे परिवार थे, अभी भी उसकी न्यूज वगैरह निकलती है और बहुत काफी दुखद होता है, जिनकी स्थिति अच्छी चल रही हो और उसके बाद से अचानक से आपकी नौकरी चली जाए और पूरा परिवार को ही बीड़ी बनाने पर, छोटे छोटे काम जो काफी इनफॉर्मल नेचर के होते हैं उसमें ढकेल जाने पर मजबूर हो जाते हैं कई लोग ऐसे। और इस वजह से क्या हुआ, अहमदाबाद काफी प्रॉस्पर हुआ करता था, काफी समृद्धशाली हुआ करता था, आज भी है। लेकिन वो जो बीच का टाइम पीरियड था उसके बाद से क्या देखा गया कि जब अचानक से इतनी बड़ी जनसंख्या का इनफॉर्मलाइजेशन हो जाता है वर्कफोर्स का अचानक से, जबकि पहले से अच्छी थी, तो क्राइम बढ़ता है, दारू पीने की समस्या बहुत ज्यादा हो गई, लोग बहुत परेशान रहने लगे, सुसाइड्स बहुत सारी बढ़ गई, बहुत लोगों ने आत्महत्या करना स्टार्ट किया। और फिर जब आर्थिक तंगी होती है तो दंगे भी होते हैं। आर्थिक तंगी और दंगे का भी एक बहुत अच्छी रिसर्च है, बहुत सारी स्टडीज है, एक रिसर्च बहुत अच्छी है जो बताती है कि आर्थिक तंगी जब होती है ना, तब आप दंगे और इस तरह का काम करने में लोग मजबूर भी होते हैं और उस तरफ इंक्लाइन भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको जो काम कर रहा है, जिसके पास काम है और जो अपने काम से सेटिस्फाइड है, वो दंगे वगैरह में हिस्सा नहीं लेता। तो ये सारी चीजें भी हैं। इसका मतलब जो कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कर है, ये भी एक बहुत गहन और बड़ी समस्या है भारत में, लोग देखेंगे। तो अभी एक जो टेबल है उसको देख लेते हैं फटाफट, जिससे आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और इंप्रूव होगी कि किस किस सेक्टर में किस किस तरह का ट्रेंड रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये हमें चार्ट दे रखा है। इस चार्ट में हम लोग देख सकते हैं बहुत आसानी से कि जो ग्रोथ रेट है जीडीपी की, वो ये ऊपर वाली लाइन है, वो जीडीपी की ग्रोथ रेट है, ठीक है, जो धीरे धीरे बढ़ता रहा है और बीच बीच में थोड़ा कम भी, 2.8 हो गया परसेंट अगर आप देखोगे। और ये 5-6 साल के टाइम पीरियड में कुछ साल ऐसे भी रहे जिसमें नकारात्मक ग्रोथ रेट रही है, लेकिन ये 5 या 6 साल के टाइम पीरियड का है, इसलिए इसमें उस टाइम पीरियड में हमें ग्रोथ पूरा नकारात्मक इतना ज्यादा नहीं रहा कि 5-6 साल तक भारत की ग्रोथ लगातार नकारात्मक रही हो। इस वजह से हमें सब जगह पर पॉजिटिव दिख रहा है, ये वार्षिक नहीं है, ठीक। लेकिन फिर भी आप देखिए कि जो ग्रोथ रेट है जीडीपी की, वो काफी ऊपर रही है। और जो नीचे वाली ये लाइन है, ये क्या है, ये एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ की बात है, रोजगार में, जो आप देखेंगे कि 2% से ऊपर बहुत कम समय रहा है जब ऊपर रही है, बाकी सारे टाइम पर ये नीचे ही रही है 2% से। तो भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की काफी ज्यादा स्थिति खराब रही है। और इसमें भी जो दूसरा एस्पेक्ट है वो क्या बताता है हमें कि 1991 के जो आर्थिक सुधार हुए थे ना, उसके बाद से आप देखिए 1992, 90-92 के बाद से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये देखिए, ये काफी ज्यादा पास हो गया, उसके बाद से ये गैप बढ़ता चला गया, ये ऊपर चली गई और ये नीचे और चली गई। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ है कि जो जीडीपी ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ था, उसके बीच का गैप और ज्यादा वाइडन हो गया, और ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक। अच्छा, दूसरा जो एस्पेक्ट है वो देखिए, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं कि 1972 और इससे 2018 के बीच में जो किस किस सेक्टर में कौन कौन लोग लगे हुए थे और किस तरह का उनका नेचर था, प्रकृति कैसा था, स्टेटस कैसा था, सेल्फ एम्प्लॉयड थे या क्या थे। तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक की बात है। तो यहाँ पर देखिए, खेती में 74.3% लोग थे 1972-73 में, जो घट करके 44.6% रह गए। और लगातार इसमें एक रिडक्शन हुआ है, जो काफी अच्छी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ की जो विकास योजना है उनका उद्देश्य था कि कृषि से हटा करके बाकी क्षेत्र को में ले जाएं, तो कृषि में तो काफी लोग कम हो गए। दूसरी जो चीज है, सेकेंडरी में अगर आप देखोगे तो 11% था 1972-73 में, जो बढ़ करके 24% हो गया। लेकिन अगर आप आप यहां से देखना स्टार्ट करोगे 2011-12 से, और उससे थोड़ा और पहले से भी देखोगे, तो उसके बाद आकर के स्टैटिक हो गया, रुक गया है। इसका मतलब इंडस्ट्रीज अगर आप देखोगे तो वो और ज्यादा लेबर फोर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, वहां पर एक समस्या आती है। तो बहुत सारे इंडिया में पॉलिसी मेकर्स हैं जो ये बात करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज की, कि हम कैसे इंडस्ट्रीज में और ज्यादा रोजगार का सृजन कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी जो चीज आती है वो आती है सर्विसेज की। यहाँ पर आप देखेंगे कि 72-73 में सिर्फ 14.8% लोग थे जो
इसमें एम्प्लॉयड थे वो बढ़ करके 31% हो गया है। यहां पर भी आपको लगातार एक ग्रोथ दिखेगी, जो ग्रोथ पिछले 10-15 साल में काफी ज्यादा तेज रही है। और ऐसा इसलिए हुआ कि इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्टर आया, उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने आउटसोर्सिंग स्टार्ट कर दिया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ही कॉल सेंटर जैसी जॉब्स हैं जो भारत में कई लोग करना स्टार्ट कर चुके हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं। तो ये तीनों ही चीजों में हुआ क्या है कि ट्रेंड अच्छा रहा है, सकारात्मक दिशा में रहा है, लेकिन उम्मीदों से काफी कम परफॉर्म किया। अच्छा, जैसे एग्रीकल्चर में अभी भी मतलब समझिए 44-45% लोग हैं जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। वो एक बहुत इंडिया जितने बड़े देश में इतनी बड़ी वर्कफोर्स है जो अभी भी एग्रीकल्चर में लगी हुई है, जहां पर इसका हम 1/10 लोग भी हों तो भी हम काम कर सकते हैं अगर अमेरिका और डेवलप्ड कंट्रीज से तुलना करें तो एक तो वो एस्पेक्ट है। दूसरा जब देखते हैं स्टेटस के टर्म्स में, तो सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि जो अपना खुद का काम करते थे, इसको भी खेती बहुत सारे लोग करते हैं, खुद का काम करते हैं, इसलिए भारत में ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत ज्यादा लोग सेल्फ एम्प्लॉयड रहे हैं 61.4%, और जो लगातार घटता रहा है लेकिन बहुत तेजी से नहीं घटा, और यहाँ पे आकर के थोड़ा सा बढ़ गया है पिछले अगर आप 8-10 साल की बात करें, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है वहां पर काफी गिरावट आई है पिछले 7-8 साल में, ऐसा दिखता है। और इस वजह से लोग वापस से कहां चले गए हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होना स्टार्ट हो गए हैं। बहुत ज्यादा बड़ी ग्रोथ नहीं है, लेकिन आप ये समझिए कि वर्क फोर्स में हमारी ग्रोथ हुई है। तो देखो ये तो परसेंटेज टर्म्स में है, पहले थे 100 लोग जिसमें से 52 लोग काम कर रहे थे, अब 100 की जगह हो गए 120 लोग, उसमें भी 52 से ज्यादा परसेंट हो गया, 52.2% यहाँ पर दिख रहा है। तो वो 100 का 52 नहीं रहा, अब 120 में 52.2% हो गया है, तो वो कुछ 60-61-62 लोग हो जाएंगे। तो इस हिसाब से क्या हमें दिख रहा है कि वो चीज और ज्यादा ऊपर चली गई, 60-61-62 नहीं हो जाएंगे, करीब 63-64 लोग हो जाएंगे। तो और भी ज्यादा लोग एब्सोल्यूट नंबर में 52 से 63-64 पर आप पहुंच गए, तो काफी ज्यादा लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए। तो ये थोड़ा सा चिंताजनक बात है अभी। दूसरा आप देखेंगे रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज में आजादी के बाद से जो स्थिति थी 15.4%, फिर गिरा 13.8%, और ये आजादी के बाद की बात नहीं है, 1972-73 की बात है। उसके बाद आप देखिए फिर क्या हुआ, 13.6% पे चला गया। ठीक है, फिर 18, यानी कि ये जो टाइम पीरियड था 93-94 से 2011-12 का, इस टाइम में हमारे यहाँ पर रेगुलर एम्प्लॉयज का नंबर बढ़ा है, जो अच्छी चीज थी, लेकिन उसके बाद से अभी भी बढ़ा है, 22.8% हुआ, और इसमें प्राइवेट सेक्टर ने चीजों को काम करना स्टार्ट किया है। बट फिर भी यहाँ पर भी वही बात है कि जो एक्सपेक्टेशन थी उससे हम लोग अभी भी पीछे हैं। और एक और जो चीज आ जाती है कैजुअल वेज लेबरर्स की, सबसे ज्यादा दुखद बात जो हम लोगों ने बात की थी कि कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, भारत के आसपास के जितने भी देश हैं जिनको हम अपने जैसा मान सकते हैं, उनके तुलना में हमारी ये हालत काफी ज्यादा खराब है। 23.2% लोग ऐसे 72-73 में जो कैजुअल वर्कर्स थे, ठीक है, अनियत मजदूर इनको बोलते हैं, वो बढ़ा 28.9% हुआ, फिर 31.8% हो गया, फिर 30% हुआ, और अभी पिछले 4-5 साल में 2017-18 तक का डेटा है तो उसमें गिरा है। लेकिन उसके बाद भी जो नंबर ये 25% है, भारत की लेबर फोर्स के 25% लोग ऐसे हैं जो कैजुअल वर्कर्स हैं। बहुत, यानी कि 4 में से 1 आदमी ऐसा है जो वर्कफोर्स का हिस्सा है। तो ये बहुत ही दुखद एस्पेक्ट है, यहाँ पर हमें काफी ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। तो ये दोनों चीजें हम लोगों ने देखी, जिससे थोड़ी और क्लैरिटी मिली होगी। इसी चैप्टर को आगे हम लोग अपने अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बाकी लोगों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।